मिडल ईस्ट से इस वक्त कई ऐसी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जो आने वाले दिनों में गज़ा, वेस्ट बैंक, इसराइल और अमेरिका के रिश्तों पर गहरा असर डाल सकती हैं। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में जंग के स्थायी अंत और एक नए राजनीतिक रास्ते की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ट्रंप की 15 पॉइंट प्लान के अहम हिस्सों को मानने से इनकार कर चुके हैं। इसी बीच ट्रंप के दामाद और उनके करीबी सहयोगी जैरेड कुशनर अगले हफ्ते इसराइल और मिस्र का दौरा करने वाले हैं। उनके साथ बोर्ड ऑफ पीस के डायरेक्टर जनरल निकोले मालदेनेव और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी होंगे। सवाल यह है कि क्या ये दौरा गज़ा में एक स्थायी अमन की राह खोल पाएगा या फिर इसराइल और अमेरिका के बीच बढ़ती खींचतान इस पूरी कोशिश को मुश्किल बना देगी। और कहानी सिर्फ गज़ा तक सीमित नहीं है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर की हिंसा तेज हो गई है। कुसरा इलाका है, वहाँ पर 3 फिलिस्तीनी परिवार लगभग घेराबंदी में फंसे हुए हैं। पानी और बिजली तक काट दी गई है और उन्हें घरों से निकलने में मुश्किल हो रही है। इसी मामले में अमेरिका के इसराइल में राजदूत माइक हकाबी ने सेटलर्स की कार्रवाई को बेहद सख्त शब्दों में निशाना बनाया है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ब्रिटेन को तंज कसते हुए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन तक बोल दिया है, जिससे ब्रिटेन और इसराइल के बीच रिश्तों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? ट्रंप की शांति योजना में ऐसा क्या है जिसे नेतन्याहू स्वीकार नहीं कर रहे हैं? जैरेड कुशनर का मिशन कितना अहम? कुसरा में फिलिस्तीनी परिवारों के साथ क्या हो रहा है और क्यों अमेरिका अब खुद इजरायली प्रधानमंत्री पर सेटलर्स हिंसा की निंदा करने के लिए दबाव डाल रहा है? आइए पूरी खबरों को सिलसिलेवार समझते हैं क्या है। सबसे पहले बात गज़ा से शुरू करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और उनके दामाद जैरेड कुशनर अगले हफ्ते इसराइल और मिस्र पहुंचने वाले हैं। उनका मकसद गज़ा में जंग के स्थायी अंत के लिए अमेरिका की तरफ से तैयार किए गए रोड मैप को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। कुशनर अकेले इस दौरे पर नहीं होंगे। उनके साथ बोर्ड ऑफ पीस के डायरेक्टर जनरल और बुल्गारिया की पूर्व सरकार के मंत्री निकोले म्लादेनेव तथा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी मौजूद होंगे। बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी के मुताबिक ये तीनों इजराइल में उन तमाम चिंताओं को सुनेंगे जो ट्रंप की योजना को लेकर सामने आई हैं और उसके बाद अगले कदम पर बातचीत करेंगे। इसके बाद काहिरा में मिस्र और दूसरे मध्यस्थों के साथ मुलाकात की जाएगी, जहां गज़ा के लिए आगे का रोड मैप मजबूत करने की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पेंच जो फंस रहा है वो इसराइल की तरफ से आया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के 15 पॉइंट प्लान के एक बेहद अहम हिस्सों को स्वीकार करने से इनकार कर चुके हैं। इस योजना में प्रावधान था कि हमास धीरे धीरे अपने हथियार छोड़ सकता है और हथियारों को एक फिलिस्तीनी तीसरे पक्ष के हवाले किया जा सकता है। इसके साथ साथ इजरायली सेना को गज़ा से पीछे हटना था। यही हिस्सा नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। और दूसरी तरफ हमास ने उस प्रस्ताव के शुरुआती वर्जन पर अपनी सहमति जताई थी और इजराइल की तरफ से उसका जो प्लान था उसको खारिज किए जाने के बाद भी कहा कि वे अपने शुरुआती रुख पर कायम है। यानी इस वक्त तस्वीर कुछ ऐसी है कि अमेरिका एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है जिसमें हमास के हथियार भी ख़त्म हो जाए, इजरायली सेना गज़ा से भी पीछे हट जाए और वहां आगे चलकर एक नई फिलिस्तीनी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो कायम हो जाए। लेकिन इजराइल की तरफ से सुरक्षा और हमास के भविष्य को लेकर गंभीर आपत्तियां अभी तक बनी हुई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई अचानक एकदम शुरू नहीं हुई है कोशिश। पिछले साल हुए 20 पॉइंट सीज़फायर प्लान के तहत जो दोनों पक्षों के बीच लड़ाई रोकने, हमास और दूसरे फिलिस्तीनी हथियारबंद गुटों के हथियार ख़त्म करने और इजरायली सैनिकों को गज़ा से पीछे हटने की बात कही गई थी। 20 पॉइंट का जो प्लान था, इसके बाद एक टेक्नोक्रेटिक फिलिस्तीनी सरकार को सत्ता संभाल ली थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को तैनात किया जाना था और गज़ा के बड़े पैमाने पर पुनः निर्माण का काम शुरू होना था, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी भी बेहद गंभीर है। सीज़फायर के बावजूद इसराइल पर लगभग रोज़ाना उल्लंघनों के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक सीज़फायर लागू होने के बाद भी गज़ा में कम से कम 1260 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले के बाद से गज़ा में फिलिस्तीनी मौतों का आंकड़ा 73,000 तक पहुंचने का दावा किया गया है। साथ ही इजराइल ने गज़ा में अपने नियंत्रण वाले इलाकों को धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ा दिया है और रिपोर्ट के मुताबिक अब लगभग 70% गज़ा उसके कंट्रोल में आ चुका है। यानी कागज़ पर सीज़फायर और अमन की बातें चल रही हैं, लेकिन ज़मीन पर जो हालात है वो बहुत ख़तरनाक बने हुए हैं। यही वजह है कि जैरेड कुशनर का आगामी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।
अमेरिका के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे इजराइल और हमास के बीच उस अंतर को कैसे कम करे जो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी दौरान वेस्ट बैंक से एक और बेहद गंभीर रिपोर्ट सामने आई है, जहां इजरायली सेटलर्स की हिंसा में तेजी आने की खबर सामने आई है। खास तौर पर नाबलूस के पास कुसरा का जो इलाका है, जो क्षेत्र उस वक्त एक बड़े विवाद का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 3 फिलिस्तीनी परिवारों के घरों को सेटलर्स ने लगभग पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी है। सड़कों पर पत्थर रखे हुए हैं, एक टेंट लगाया गया है और परिवारों की आवाजाही को मुश्किल बना दिया है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इन घरों में रहने वाले लोगों को पानी और बिजली तक नहीं मिल पा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन 3 घरों में करीब 15 फिलिस्तीनी रहते हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन परिवारों को अपने घरों के अंदर ही फंसे रहने और अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए कहा है कि परिवार अपने घरों में फंसे हुए हैं और पानी तथा बिजली तक उनकी नहीं मिल रही है। इस मामले ने इसलिए भी ज़्यादा ध्यान की जाए क्योंकि अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकाबी ने खुद सेटलर्स की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। हकाबी आमतौर पर इजराइल और वेस्ट बैंक में यहूदी सेटलर्स के मजबूत समर्थक माने जाते हैं, लेकिन कुसरा में एक ऐसे परिवार के घर को निशाना बनाए जाने के बाद जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल था, उन्होंने सेटलर्स की कार्रवाई को बेहद सख्त अल्फाजों में निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि परिवारों को डराने और परेशान करने वाली इस तरह की कार्रवाई के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता है। इसके बाद अमेरिका का दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सार्वजनिक तौर पर सेटलर्स हिंसा की निंदा करने के लिए दबाव डाल रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी और एक इजरायली अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि यानी अमेरिका और इजराइल के बीच जहां गजा को लेकर पहले से मतभेद चल रहा है, वहीं वेस्ट बैंक में सेटलर्स हिंसा ने एक नया तनाव पैदा कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि नेतन्याहू के लिए सेटलर्स को लेकर खुलकर बयान देना राजनीतिक तौर पर आसान नहीं माना जा रहा है। उनकी सरकार इजराइल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी सरकारों में से एक मानी जाती है और उनके गठबंधन में ऐसे नेता और राजनीतिक ताकतें मौजूद हैं जो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट विस्तार की खुलकर हिमायत करती रही हैं। ऐसे में अगर नेतन्याहू सेटलर्स की कड़ी आलोचना करते हैं तो उन्हें अपने ही राजनीतिक समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, और अगर वे आलोचना नहीं करते तो अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ सकता है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन गजा में अमन की बात और योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा को लेकर अमेरिका खुद इजराइल से कार्रवाई की मांग कर रहा है। अब बात करते हैं ब्रिटेन और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की। नेतन्याहू ने हाल ही में ब्रिटेन को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने ब्रिटेन को तंज कसते हुए कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन तक उन्होंने बोल दिया है ब्रिटेन को। नेतन्याहू का ये बयान ब्रिटिश मीडिया की इजराइल को लेकर कवरेज पर नाराजगी जताते हुए आया है। उन्होंने पुराने दौर के ब्रिटिश लेखक रेडॉल्फ चर्चिल की तारीफ की और कहा है कि आज के ब्रिटेन में इजराइल को लेकर वैसा माहौल नहीं रहा है, लेकिन इस बयान ने ब्रिटेन में राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के बीच तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। ब्रिटेन और आयरलैंड के प्रोग्रेसिव ज्यू समुदाय से जुड़े नेताओं ने नेतन्याहू के बयान को खतरनाक और विभाजनकारी बताया है। उनका कहना था कि ऐसे समय में जब एंटीसेमिटिज्म, मुस्लिम विरोधी नफरत और सामाजिक विभाजन लोगों में डर पैदा कर रहे हैं, इस तरह की भाषा बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने साफ कहा कि नेतन्याहू ब्रिटिश यहूदियों की तरफ से नहीं बोलते और उनके बयान ब्रिटिश यहूदियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व सरकारी अधिकारी गैविन बारवेल ने भी नेतन्याहू के बयान को खुलकर इस्लामोफोबिक बताया है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब ब्रिटेन और इजराइल के बीच रिश्ते पहले जैसे मजबूत नहीं हो रहे हैं। 2024 में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद ब्रिटेन ने इजराइल के साथ फ्री ट्रेड वार्ता को रोक दिया और कुछ हथियारों के निर्यात लाइसेंस में निलंबित कर दिया। ब्रिटेन ने इजरायली सरकार के दक्षिणपंथी मंत्रियों एतमार बैन-गिवी और बेज़लेर स्मोट्रिच पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने पिछले साल फ्रांस और कनाडा जैसे देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने का फैसला भी किया। यानी ब्रिटेन और इजराइल के बीच जो पारंपरिक करीबी रिश्ता था उसमें पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों का कहना है कि नेतन्याहू की ब्रिटेन विरोधी टिप्पणी सिर्फ
विदेश नीति का मामला नहीं हो सकता, बल्कि इसका संबंध उनकी घरेलू राजनीति से भी हो सकता है। नेतन्याहू की सरकार के भीतर राजनीतिक मतभेद हैं और उनका गठबंधन काफी हद तक दक्षिणपंथी और सेटलमेंट समर्थक ताकतों पर निर्भर है। ऐसे में ब्रिटेन जैसे पश्चिमी सहयोगियों पर हमला करना उनके घरेलू समर्थकों के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश भी हो सकती है। अब वापस आते हैं कुसरा यानी वेस्ट बैंक की तरफ, क्योंकि यहाँ हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। फिलिस्तीनी परिवारों तक खाना और पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली और विदेशी एक्टिविज्म को भी इजरायली सेना ने रोक दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टिविज्म 3 घरों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इजरायली सेना ने इलाके को बंद और सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया और उन्हें आगे बढ़ने से भी रोक दिया। कुसरा के मेयर के मुताबिक कुछ इटालियन एक्टिविज्म पहले इन परिवारों तक पहुंचने में कामयाब हुए थे, लेकिन बाद में इन्हें भी वहां से निकलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और दूसरी तरफ परिवारों ने अपने घर खाली करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो घर छोड़ देंगे तो वापस लौटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और ज़मीन पर कब्जा किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस पूरे मामले पर चिंता जताई है। उसके मुताबिक परिवारों को बुनियादी ज़रूरतें से दूर रखा जा रहा है और वे अपने ही घरों में एक तरह की घेराबंदी में रह रहे हैं। यही वजह है कि कुसरा अब वेस्ट बैंक में सेटलर्स हिस्सा का एक बड़ा प्रतीक बन गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कुसरा की घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाया। संगठन के मुताबिक वहाँ जो कुछ हो रहा है वे फिलिस्तीनियों को धीरे धीरे वेस्ट बैंक से विस्थापित करने की एक व्यापक कोशिश का हिस्सा हो रहा है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायली अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच वेस्ट बैंक में सेटलर्स के 3000 से भी मामला दर्ज किए गए हैं, यानी औसतन हर दिन लगभग 6 हमले। वहीं 2026 में अब तक इजरायली सेना और सेटलर्स द्वारा 76 फिलिस्तीनियों की मौत की बात सामने आई है, जिनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। इस पूरे संकट के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने एक और कदम बढ़ाने की तैयारी की है। उन्होंने वेस्ट बैंक में सेटलर्स से जुड़े सिविल कानून लागू करने की जिम्मेदारी सेना से पुलिस को ट्रांसफर करने की तैयारियों का आदेश दिया। लेकिन इस फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे ज़मीन पर अब वास्तव में कोई बदलाव आएगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सिर्फ जिम्मेदारी सेना से पुलिस को देने से सेटलर्स हिंसा रोकने की गारंटी नहीं है, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के तहत पुलिस व्यवस्था ऐसे नेता के प्रभाव में है जो खुद सेटलर्स का समर्थन करते रहे हैं।